नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स पास में तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स हैज़ बिन डिस्कस्ड अंडर ऑप्शंस ए आर्टिकल 168 to 171, ऑप्शन बी आर्टिकल 268 to 281, ऑप्शन सी आर्टिकल 278 to 291, ऑप्शन डी आर्टिकल 289 to 295। तो इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 268 to 281। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको दो पार्ट्स के अंदर मिलते हैं। एक पार्ट 11th, एक पार्ट 12th। याद रखिएगा, दो पार्ट्स के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन दे रखे हैं, पार्ट 11th के अंदर और पार्ट 12th के अंदर। जो पार्ट 11th के अंदर है उसमें दो रिलेशंस मिलते हैं, एक आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो हमारे आर्टिकल 245 से 255 के अंदर मेंशन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है वो आर्टिकल 256 से 263 के मेंशन है। और फाइनेंशियल रिलेशंस 268 to 293। याद रखिएगा, पार्ट 11th दो टाइप के रिलेशंस, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, और पार्ट 12th के अंदर फाइनेंशियल रिलेशंस। याद कैसे लिख सकते हो, लाफ, LAF, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। पार्ट 11th और पार्ट 12th इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ऑप्शंस ए आर्टिकल 268, ऑप्शन बी आर्टिकल 269, ऑप्शन सी आर्टिकल 270, ऑप्शन डी आर्टिकल 271। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 270। देखिए, आर्टिकल 268 में क्या है, टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। मतलब कि सेंटर के द्वारा टैक्सेस को लगाया जाएगा, लेकिन स्टेट के द्वारा कलेक्ट और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया, स्टेट के द्वारा टैक्सेस को कलेक्ट किया जाएगा और अप्रोप्रिएट किया जाएगा। आर्टिकल 269 में क्या है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट्स। मतलब क्या है कि सेंटर के द्वारा टैक्सेस को लगाया जाएगा और कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन किसको दे दिया जाएगा, स्टेट्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 270 में क्या है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर के द्वारा टैक्सेस को लगाया जाएगा और कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो टैक्सेस से पैसे जो आए हैं, टैक्सेस से जो पैसे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। आर्टिकल 271 में क्या है, सब चार्जेस ऑन द सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ द सेंटर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सब चार्जेस और सेस क्या होता है, SESS है ना, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा। सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, विच 2 आर्टिकल्स रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शंस ए आर्टिकल 3 and 4, बी आर्टिकल 56 and 61, सी आर्टिकल 141 and 142, डी आर्टिकल 245 and 246। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 245 and 246। देखिए, शेड्यूल 7 के अंदर दे रखा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, शेड्यूल 7 के अंदर साफ साफ मेंशन है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म ऑफ लिस्ट, आर्टिकल 246। ठीक, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट है, पूछा जाता है यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100। स्टेट लिस्ट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 52। अब देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट है, इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार ओनली पार्लियामेंट के पास है। याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट हैं और इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर ओनली पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट हैं और इन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स मेंशन है,
इसके ऊपर मतलब 52 सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों कानून बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट मेंशन इन शेड्यूल 7 अंडर आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाएगा। कंकरेंट लिस्ट बोरो फ्रॉम विच कंट्री, इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कंकरेंट लिस्ट बोरो फ्रॉम विच कंट्री, ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने ले रखा है। फीचर अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं सारी क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कृपया एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा, 100% आएंगे। फीचर अडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कौन से कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कौन से आर्टिकल में, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 301 और जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 108, ये भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड और मैं जॉइंट सीटिंग आपको करवा चुका हूँ पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 फीचर्स अडॉप्ट कर रखे हैं, पहला कंकरेंट लिस्ट, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स एंड तीसरा जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑप्शंस ए एमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, डी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो सही आंसर है डी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। देखिए आर्टिकल 249 में क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, द रेजोल्यूशन रिमेन फॉर 1 ईयर। मतलब क्या है कि आर्टिकल 249 ने पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया है, पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया है कि आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के, आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हो, आप लॉ बना सकते हो अगर इफ़ राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्टिकल 249 में क्या है और राज्यसभा रिजोल्यूशन को पास करेगी तो कौन सी मेजोरिटी, तो याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और जो लॉ बनाएगा वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, फॉर 1 ईयर। ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो कितने साल के लिए वैलिड होगा, फॉर 1 ईयर। अदर आर्टिकल्स विच इम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कौन से, एक तो आर्टिकल 249 हो गया, ठीक है, एक 250 ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास पावर मिल जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 242 व्हेन टू और मोर स्टेट्स मेक रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दीजिए, ठीक। आर्टिकल 253 टू इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। क्या कंसल्ट करनी पड़ेगी स्टेट से, क्या कंसल्ट करनी पड़ेगी, तो आंसर है नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट स्टेट के बिना कंसल्ट के, पार्लियामेंट बिना स्टेट के कंसल्ट के स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। आर्टिकल 356 ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा इमरजेंसी होगा, उसके अंदर बताऊंगा कि आर्टिकल 356 कब लगता है, क्यों लगता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल इमरजेंसी से। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 249 shall remain in force for a period not exist. Options A 1 month, B 3 months, C 6 month, D 1 year। तो इसका सही आंसर है 1 ईयर। यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछ चुके हैं। देखिए अभी बताया आर्टिकल 249 एम्पावर, आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है कि आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं अगर राज्यसभा ने रिजोल्यूशन को पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है।
अब रिसोल्यूशन रिमेन फॉर 1 ईयर, तो ध्यान रखिएगा 1 साल के लिए ही वो कानून वैलिड रहेगा, तो फॉर 1 ईयर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट ऑन विच सेंटर एंड स्टेट both can make law are mentioned in which of the following list? Options: A union list, B state list, C concurrent list, D residual list। तो इसका सही आंसर है C concurrent list। ठीक है, concurrent लिस्ट में क्या है, concurrent लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, सब्जेक्ट मेंशंस है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, relation of center and state lie in which of the following schedule? Options: A 7th, B 8th, C 6th, D 9th। तो इसका सही आंसर है 7th। बता देना आपको कि शेड्यूल 7th के अंदर मेंशन है आर्टिकल 246। देखिए शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये याद रखिएगा, शेड्यूल 6 किस रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अगर आपसे मैं शेड्यूल 5 पूछता तो क्या आया था, ट्राइबल एरिया की जगह पे शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल 6 ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल 8 रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, लेकिन अब टोटली 22 लैंग्वेजेस हैं। 21 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। 21 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था शेड्यूल 8 के अंदर। ठीक है, 71 अमेंडमेंट एक्ट में कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली। इसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, कौन सा, कौन का मन नेपाली, कौन का मन नेपाली। ठीक है, 71 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था शेड्यूल 8 में। कौन सी लैंग्वेज थी वो, कौन का मन नेपाली, मतलब कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। और 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था शेड्यूल 8 में। कौन सी थी वो, डोंगरी, संतली, बोडो और मैथिली। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, 2 सन बोर्ड में। ठीक है, 2 सन बोर्ड में, तो याद रखिएगा डोंगरी, संतली, बोडो और मैथिली। ठीक है, 2 सन बोर्ड में। और इस यहाँ पर कौन सा 71 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से लैंग्वेज को जोड़ा गया था, कौन का मन नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कौन का मन नेपाली, 2 सन बोर्ड में। और शेड्यूल 9 आप लोग को जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि शेड्यूल 9 किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, तो यह है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर गिवन? ऑप्शंस: पार्ट 10th, बी पार्ट 11th, सी पार्ट 12th, डी पार्ट 13। तो इसका सही आंसर है पार्ट 11th। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए पार्ट 10th के अंदर क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, 11th के अंदर क्या है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। 3 तरह के मैंने रिलेशंस बताए थे, कौन से, लॉ, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। जो एल था, मतलब लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस कौन से पार्ट में थे, पार्ट 11th के अंदर। ठीक है, और फाइनेंशियल रिलेशन कौन से पार्ट के अंदर बताए थे मैंने, पार्ट 12th के अंदर। ठीक, और पार्ट 12th में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। और पार्ट 12th के अंदर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मैंने बता रखा है कौन सा आर्टिकल है, 301। कहाँ से ले रखा है हमने, मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया से। हम भी कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा, लॉ, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 11th में। और फाइनेंशियल रिलेशन कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है, पार्ट 12th के अंदर। देखिए पार्ट 11 लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और पार्ट 12 के अंदर फाइनेंशियल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 11,
हु इज वेस्टेड विद द रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस ए प्रेसिडेंट, बी स्टेट, सी सेंट्रल कैबिनेट, डी पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा डी, रेसिडुअल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैव अ रेसिडुअल पावर। ठीक है, पार्लियामेंट के पास रेसिडुअरी पावर है, आर्टिकल 248 के अंदर मेंशन है। द सब्जेक्ट विच इज नॉट इन एनी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, देन पार्लियामेंट हैव अ पावर टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर अब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी सब्जेक्ट्स हैं। अब लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, तब पार्लियामेंट उस लिस्ट के ऊपर कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 248। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 248 पूछते हैं। रेसिडुअरी पावर अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेसिडुअरी पावर हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर रखा है, तो ध्यान रखना कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। फीचर्स अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, आएगा 100%। फेडरेशन सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ अपने खोल के देखना। पूछा गया कि इंडियन फेडरेशन सिस्टम किस कंट्री के मॉडल से लिया गया, तो ध्यान रखना कैनेडियन मॉडल। रेसिडुअरी पावर, आर्टिकल 248। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155। ये मैंने गवर्नर वाले चैप्टर के अंदर भी बता रहा है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है? मैंने आपको बताया, एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर भी आपको बता रखा है क्या होता है रेसिडुअल एडवाइजरी जुडिक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द इंटर-स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? ऑप्शंस ए पंची कमीशन, बी राजमन्ना कमेटी, सी कोठारी कमेटी, डी सरकारिया कमीशन। तो इसका सही आंसर है डी सरकारिया कमीशन। देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन द इंटर-स्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 263। याद रखिएगा, आर्टिकल 263 ने प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रखा है, प्रेसिडेंट को अधिकार दे रखा है कि आप इंटर-स्टेट काउंसिल्स को सेटअप कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, टू आर्टिकल 263 इज रिलेटेड टू इंटर-स्टेट काउंसिल। राजमन्ना कमेटी एंड पंची कमेटी अपॉइंटेड टू एग्जामाइन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामाइन करने के लिए कौन सी कमेटी का सेटअप किया गया था, तो राजमन्ना कमेटी एंड पंची कमेटी, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक रिपीटेशन हो गया, 13 होगा। विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इंटर स्टेट रिलेशंस? ऑप्शन ए आर्टिकल 262, ऑप्शन बी आर्टिकल 263, ऑप्शन सी आर्टिकल 264, ऑप्शन डी आर्टिकल 265। तो अभी पढ़ा था हमने आर्टिकल 263 इंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the president of India to establish an interstate council to coordinate the relationship between the center states and also among the states। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रखा है कि आप इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो। आर्टिकल 262 में रिलेटेड टू एडजुडिक्शन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 262 में एम्पावर कर रखा है पार्लियामेंट को कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो पार्लियामेंट के द्वारा 2 लॉ लेकर आए थे। पहला रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, और दूसरा कौन सा था? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 262 में क्या है, तो ध्यान रखना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 2 एक्ट को लेकर आए थे, 2 लॉज को लेकर आए थे। कौन से थे? रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द जनरल काउंसिल? ऑप्शंस ए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी 5 जनरल काउंसिल्स हैव सेट अप अंडर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, सी चंडीगढ़ although not a state is included in the general council, D it is an advisory body। नॉट बोल रखा है, तो ध्यान रखना, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जनरल काउंसिल इज अ स्टैचुटरी बॉडी,
ध्यान रखिएगा, जनरल काउंसिल हमारी स्टैचुटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एस्टैब्लिश जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल इज ए स्टैचुटरी बॉडी। ध्यान रखना, जनरल काउंसिल स्टैचुटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी के अंदर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक स्पेसिफिक आर्टिकल होगा। जैसे आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन मेंशन है। इलेक्शन कमीशन इज मेंशन इन आर्टिकल 324, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आर्टिकल 280 के अंदर क्या है? फाइनेंस कमीशन हमारे एक स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर मेंशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और स्टैचुटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडीज होती है जिनको सेटअप किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है थ्रू एक्ट। स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे कि जनरल काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू। तो याद रखना स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। Originally, 5 general councils were formed. There are Northern General Council, Central General Council, Eastern General Council, Western General Council and Southern General Council. याद रखिएगा, ठीक। और इसमें यूटीज भी एडेड होते हैं। देखो, each general council consists Home Minister, CM and 2 ministers of all the states in the zone and administrator of each UT in the zone. तो याद रखिएगा, होम मिनिस्टर क्या होंगे? इसके हेड होंगे। मतलब 5 जनरल काउंसिल्स हैं, उन 5 जनरल काउंसिल्स के जो हेड होंगे वो हमारे होम मिनिस्टर होंगे, ठीक। और उसमें यूटीज भी इंक्लूड होती है, इसलिए ऑप्शन जो डी था, ये वाला सी, चंडीगढ़ अल्दो नॉट ए स्टेट इज इंक्लूडेड इन जनरल काउंसिल, ये स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि जनरल काउंसिल्स के अंदर यूटीज भी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंटर स्टेट काउंसिल्स मे बी एस्टैब्लिश बाय ऑप्शंस ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डी द जनरल काउंसिल। तो उसका सही आंसर है बी, द प्रेसिडेंट। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 263 के अंदर, आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल मेंशन है और प्रेसिडेंट को अधिकार दे रखा है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, सरकारी कमीशन वाज सेटअप टू रिव्यू ऑप्शंस ए the relation between the president and the prime minister, option B the relation between the legislature and the executive, option C the relation between the executive and judiciary, option D the relation between the union and the states। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो इसका सही आंसर है डी, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए सरकारी कमीशन, बी राजमन्ना कमेटी, सी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, डी पंची कमीशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ, यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया। तो मैंने बताया था सरकारी कमीशन, राजमन्ना कमेटी और पंची कमेटी, ये 3 कमेटी है जो रिलेटेड है यूनियन स्टेट रिलेशंस के। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिलेटेड नहीं है। देखिए, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वाज एस्टैब्लिश इन 1998 रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो याद रखिएगा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इज रिलेटेड टू इलेक्शंस, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिलेटेड टू इलेक्शंस, नॉट अ स्टेट रिलेशंस। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इमरजेंसी होगा, और इमरजेंसी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। और वर्ल्ड कप जीत रहे हैं इस बार, उसके लिए अभी से बधाई हो। ठीक है जी, नमस्कार।